Assalamu alaikum to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. जैसा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट पाकिस्तान के नज़रियाती असास हमारा पूरा हो गया था, उसके तमाम टॉपिक्स पर बात हो चुकी है। आज हम उसकी मशक करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस चैप्टर फर्स्ट पर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की तमाम वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने पीछे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, पीछे चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर है, हर पॉइंट उसका आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के क्लियर है, हर टॉपिक आपका क्लियर है, तो आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको मुश्किल नहीं होगा, आप उसका एकदम आंसर दे देंगे। अगर आपको वो चीज़ें नहीं क्लियर, उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप उसको एक्सरसाइज को आपके लिए आप एक्सरसाइज को मुश्किल से सॉल्व कर सकेंगे, आपको मुश्किल पेश आएगी। तो मैं आपको यहाँ ये सजेशन दूंगा कि अगर आपने पीछे नई चीज़ें की हुई और आपके टॉपिक्स नहीं क्लियर, तो आप उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। हर टॉपिक में मेरी वीडियो लेक्चर मौजूद है, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप जाके वीडियो लेक्चर लीजिए। कहने का मकसद ये कि आप पीछे चीज़ों को क्लियर करिए, तब आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं एमसीक्यूज़। पाकिस्तान को कैसी रियासत कहा जाता है? पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत कहा जाता है। पाकिस्तान को नज़रियाती रियासत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, और जो रियासत किसी नज़रिए की बुनियाद पर कायम किया जाए, किसी नज़रिए के तहत वजूद में आती है, उसे नज़रियाती रियासत कहा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत कहलाती है। जो अनासर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो नज़रिए के माहिज कहलाते हैं। नज़रिया कौमों के अफराद को एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बानी कौन था? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का बानी A.O. ह्यूम था। मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई? मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद कलमे तौहीद पर रखी गई। इस्लामी रियासत किन असूलों पर कायम होती है? इस्लामी रियासत जमहूरी असूलों पर कायम होती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शाही दरबार सीबी से कब खिताब फरमाया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शाही दरबार सीबी से 14 फरवरी 1948 को खिताब फरमाया। 14 फरवरी 1948 को। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खान दिल्ली में 1817 में पैदा हुए। आखिरी मुगल हुक्मरान का नाम बहादुर शाह जफर था। यानी आखिरी मुगल हुक्मरान जहाँ पर मुगल सल्तनत का इख्तिताम होता है वो बहादुर शाह जफर था। अंग्रेज़ ताजों के तजारती अदारे का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों का तजारती इदारा था जो हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आया था। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? उर्दू हिंदी तनाज़ा 1876 में हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़ा ये था कि हिंदुस्तान में पहले बोली जाने वाली ज़ुबान थी उर्दू, और उस वक्त जहाँ वहाँ पर हिंदू भी रहते थे, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान में उर्दू को ख़त्म करके जो है वो हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान बनाया जाए। तो तब उर्दू हिंदी तनाज़ा कायम हुआ था। उर्दू हिंदी तनाज़ा तब हुआ था। उसके बाद 1885 में किस पार्टी की बुनियाद रखी गई? 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर सदारती खुतबा किसने पेश किया? 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर सदारती खुतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। ये एमसीक्यूज़ जो है वो हो गए हैं। उसके बाद अब हमारे यहाँ पर सवालात आ गए हैं, मुख्तसर सवाल। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले मैं आपको ये दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर मैं चीज़ों को जस्ट जो है ना थोड़ा आपको ब्रीफ करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी यहाँ पर दोबारा करना वो काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। तो फिर बात वही आती है, अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर तो पहले जाके आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आइए। अदरवाइज आप क्वेश्चन आंसर अगर आपने पीछे चीज़ें नहीं क्लियर की हुई तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा ना आइए। और यहाँ पर मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा और कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, और आपको जो है नोट्स प्रोवाइड होंगे। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, तो आपको कोई ना कोई नोट्स प्रोवाइड होंगे, और आप अगर किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन बआसानी कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम बयान करिए। नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम: जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद एक ऐसी मुसलमान रियासत का क़याम था जहाँ वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। यही कौमी मकसद और इसे हासिल करने के पीछे कारफरमा इज्तिमाई सोच नज़रिया पाकिस्तान कहलाई। नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था। उस वक्त मुसलमानों का मकसद ये था कि एक ऐसी रियासत बनाई जाए, एक ऐसा वतन बनाया जाए जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। आज़ादी से ज़िंदगी बसर करने से क्या मुराद कि वहाँ मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो कुछ उनका मज़हब कहता है उसके मुताबिक चलें, अपने तहज़ीब और रिवाज के मुताबिक वहाँ पर चलें, और वहाँ पर वो जो है ना आज़ाद हों, वो किसी के मातहत ना हो, हर काम जो है ना वो आज़ादी के साथ साथ अंजाम दे सकें। यही उनका मकसद, यानी क्या मकसद कि एक रियासत बनाने का मकसद, और उसके पीछे उनकी जो कोशिश थी, उनके पीछे कारफरमा इज्तिमाई सोच नज़रिया पाकिस्तान कहलाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, नज़रिए की इकसाम बयान करें। नज़रिए की बुनियादी नज़रिए की यहाँ पर बुनियादी 3 इकसाम है: मज़हबी नज़रिया, सियासी नज़रिया और इक़्तिसादी नज़रिया। ऐसे नज़रिया जिनकी बुनियाद किसी मज़हब पर हो, ऐसे नज़रिया जो किसी मज़हब की बुनियाद पर बनाए जाएँ, वो मज़हबी नज़रिया कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान भी एक जो है उस पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान भी जो है वो एक मज़हबी नज़रिया, यानी एक मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए। तो नज़रिए की 3 इकसाम है: मज़हबी नज़रिया, सियासी नज़रिया और इक़्तिसादी नज़रिया। ऐसे नज़रिया जिनकी बुनियाद किसी मज़हब पर हो उन्हें मज़हबी नज़रिया कहते हैं। ऐसे नज़रिया जिनकी बुनियाद सियासी मकासद के असूल के लिए हो, ऐसे नज़रिया जिनकी बुनियाद सियासत हो वो सियासी नज़रिया कहलाते हैं। और ऐसे नज़रिया जिनकी बुनियाद इक़्तिसादी
इक्तिसादी मकसद का असूल हो, उन्हें इक्तिसादी नज़रियात कहते हैं। ऐसे नज़रियात जो किसी मज़हब की बुनियाद पर कायम किए जाएंगे उन्हें मज़हबी नज़रियात कहा जाएगा। ऐसे नज़रियात जो किसी सियासी मकसद के असूल के लिए बनाए जाएंगे उन्हें सियासी नज़रियात कहा जाएगा। और ऐसे नज़रियात जो किसी इक्तिसादी मसाइल के पेश नज़र बनाए जाएंगे उसे इक्तिसादी नज़रिया कहा जाएगा। दो कौमी नज़रिए से अगला हमारा सवाल है कि दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। दो कौमी नज़रिया क्या था। दो कौमी नज़रिया ये था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इनके अपने मज़हब, अपने रस्म व रवाज, अपने अकायद, अपनी ज़ुबानें हैं। इनकी तहज़ीब और रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस वजह से ये एक ही जगह पर नहीं रह सकते। ये था दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया क्या था। नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया था, उससे पहले दो कौमी नज़रिया था। दो कौमी नज़रिया क्या कॉन्सेप्ट था कि मुसलमानों के दरमियान के मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। ये दोनों कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनके अपने मज़हब हैं। जैसे हमारा मज़हब क्या था, इस्लाम, उनका जो है ना वो हिंदू हैं। उसके बाद हमारी ज़ुबान क्या, उर्दू, उनकी ज़ुबान क्या थी, हिंदी। हमारे रस्म व रवाज अपने हैं, उनकी रस्म व रवाज अपने हैं। तो इसी वजह से ये एक जगह पर, यहाँ एक ही जगह पर यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह सकते। इसी वजह से इनके लिए एक अलग रियासत बनाई जाए। ये था दो कौमी नज़रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ कैसे बर्ताव की तलकीन देता है। इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ मसावी बर्ताव की तालीम देता है कि इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ मसावी बर्ताव की तालीम देता है। ये जो है ये पीछे नज़रिए पाकिस्तान के अजाय तरकीबी उसमें ये कि अक़लियतों के मसावात, अक़लियतों को इस्लाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ फ़राहम करता है। इस्लाम अक़लियतों को मसावी हकूक़ फ़राहम करता है। अक़लियतें वो होती हैं जो भी किसी वतन में या मुल्क में कम होती हैं। यानी हमारे वतन में जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, वो यहाँ की अक़लियत है। जैसे हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, सिख वगैरह, ये पाकिस्तान की अक़लियतें हैं। तो इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ ये दर्ज देता है कि आप अक़लियतों के साथ मसावी बर्ताव करें, इनके साथ अदल से पेश आएँ, हर जगह इनको भी जो है मौक़े फ़राहम करें। और हर लिहाज से पाकिस्तान अक़लियतों के भी जो है वो अक़लियतों को भी मसवात का दर्ज देता है कि इन पर आप जुल्म ना करें। किसी भी मुसलमान रियासत में कोई गैर मुस्लिम रह रहे हैं तो उसके साथ आप बराबरी के साथ पेश आएँ, मसवात करें। जैसा आप एक मुसलमान के साथ अदल कर रहे हैं वैसे ही आप बर्ताव जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ करिए। तो इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ मसावी बर्ताव की तालीम देता है। इस चीज़ को जो है ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, जिसका जो था कि नज़रिया पाकिस्तान के अजाय तरकीबी, उसमें एक टॉपिक है कि अक़लियतों के मसावी हकूक़। उसने इस चीज़ को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अच्छी तरह जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत क्यों की। हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत क्यों की। उर्दू हिंदी तनाज़ा, ये उर्दू हिंदी तनाज़ा यानी 1867 में जो है वो उर्दू हिंदी तनाज़ा पेश आया था। उर्दू हिंदी तनाज़ा ये था कि हिंदुस्तान में उस वक्त बोली जाने वाली जो ज़ुबान थी वो थी उर्दू। और हिंदुओं ने ये मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान से उर्दू को ख़त्म करके हिंदुस्तान में जो है वो हिंदी को राइज किया जाए, यानी उर्दू ज़ुबान को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और हिंदी को यहाँ पर कौमी ज़ुबान जो है बना दिया जाए। तो इस वक्त उर्दू हिंदी तनाज़ा पेश आया था। और हिंदुओं ने अब असल जवाब इसका यह कि हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत क्यों की। हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत इसलिए की थी कि उर्दू ज़ुबान मुसलमान दौर हुकूमत में परवान चली थी, यानी उर्दू ज़ुबान जो है वो मुसलमानों के दौर में परवान चली थी और इसका रस्म ख़त अरबी और फ़ारसी जैसा था। इस वजह से हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत की क्योंकि ये मुसलमान दौर हुकूमत में परवान चली थी। उसके बाद अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के क़याम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। मुस्लिम लीग का क़याम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई। उससे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस थी। कांग्रेस जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया था, कांग्रेस ये कहती थी कि हम मुसलमान और हिंदू दोनों की बात करें। ये जमात, कांग्रेस की जमात मुसलमान और हिंदू दोनों की जमात है, ये दोनों की मफाद की बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो कांग्रेस थी वो जो है हिंदुओं को ज़्यादा तरजीह दे रही थी, प्रियॉरिटी जो दे रही थी वो हिंदुओं को थी और मुसलमानों के हकूक़ जो है वो सलब कर रही थी। मुसलमानों के हकूक़ के बारे में वो कोई बात नहीं कर रही थी। इस वजह से फिर इनको देखा गया कि यार ये जमात जो है सिर्फ हिंदुओं को आगे रख रही है, मुसलमानों के बारे में ये जमात कोई भी बात नहीं करी। तो फिर इसके बाद जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये एक मुसलमान जमात थी जिसका ये मकसद था कि मुसलमानों के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऑल इंडिया के क़याम की ज़रूरत महसूस हुई। पहली तो वजह ये थी कि कांग्रेस का मुसलमानों के साथ गैर जानिबदाराना रवैया। दूसरा, इससे पहले के वाक़यात जब उन्होंने देखे, तक़सीम बंगाल का फैसला हो गया और उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा, उन्होंने देखा कि जो है हिंदू मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे। ये जो है हिंदू अपने हिंदुओं के साथ जो है उनके हकूक़ का ख्याल रखते हैं, मुसलमानों का हकूक़ का ख्याल नहीं रख रहे। ये हिंदू मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है। इस वजह से फिर अगली ये जो जमाती मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया कि तमाम वाक़यात को देखा, वहाँ कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया करिए, तक़सीम बंगाल का फैसला, इन चीज़ें सबको देख के फिर जो है कांग्रेस का मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों की सियासी सोच पर किस तरह असर अंदाज हुई। नेहरू रिपोर्ट क्या थी। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पेश की गई थी, जब जो है हिंदुस्तान का एक आइन बनाना था। नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी सिफारिशात थी जो मुसलमानों की सरासर मुनाफी थी, यानी जो मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ थी, जो मुसलमान नहीं मान रहे थे, जो जिनमें मुसलमान ऐसे उनमें कुछ मुतालबात थे, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर मुसलमानों के हक सलब हो रहे हैं, जो मुसलमानों के जो है हक में नहीं है।
तो इस वजह से ये मुसलमानों की यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट मुसलमानों की सोच पर किस तरह असरअंदाज हुई। कि जब मुसलमानों ने देखा नेहरू रिपोर्ट आ गई है और इसमें जो है मुसलमानों की तो सरसर हकूक़ को पीछे रख दिया गया है और मुसलमानों के हकूक़ का तो यहाँ पर बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर इनको मुसलमानों ने ये सोचा कि अब मुसलमान और हिंदू एक जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमान एक अलग वतन, एक अलग रियासत कायम करें। मुसलमानों की एक अलग रियासत बननी चाहिए जहाँ पर वो जो है आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। और जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी तो इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमा दिया था कि अब आपके और हमारे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। इस टॉपिक को भी जो है मैंने अपनी वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि उस वीडियो का टॉपिक है दो कौमी नज़ीर का इर्तिका। उसमें जो है नेहरू रिपोर्ट का एक पॉइंट आया है, उसको वहाँ पर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वहाँ पर आप जाकर देखें या अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हुआ है तो ये आपको चीज़ें आसानी से आ जाएंगी समझ में कि ये क्या थी नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद किरारदाद लाहौर का पेश की गई और इसमें क्या मुतालबा किया गया। किरारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी और इसमें इसका जो मुतालबा था वो अलग वतन था। किरारदाद लाहौर में जो है यहाँ एक किरारदाद लाहौर पेश की गई थी। इसका मकसद क्या था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए जहाँ पर मुसलमान रहें। तो किरारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी और इसका मुतालबा क्या था कि एक अलग वतन का क्या मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत, एक अलग वतन बनाया जाए। उसके बाद है जी मुंदरजा झैल सवालात के मुफस्सल जवाब दें। यहाँ पर तफसीली जवाब इनके देने हैं। तो फिर वही बात आ गई कि टॉपिक आप पीछे अच्छी तरह करके आएँ और फिर आपको जो भी नोट्स वगैरह या बुक पे आप तैयारी करें तो वहाँ से आप तैयारी करें। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मुश्किल है इनको एक्सप्लेन करना, यानी कि दोबारा से उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस वजह से फिर मैंने आपको कहा है कि आप जाएँ, अगर आपने ये टॉपिक नहीं की है तो वो वीडियो लेक्चर देखें। वो देखने के बाद आप बुक से तैयारी करें या किसी भी नोट से तैयारी करें तो आप बआसानी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नज़रिए के माखिज़ क्या है और इसकी ज़रूरत और अहमियत बयान करें। नज़रिए के माखिज़ क्या है जी, जो नासिर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो नज़रिए के माखिज़ कहलाते हैं। उसके बाद नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत, नज़रिए के जो अनासिर नज़रिए को तश्कील देते हैं वो उसके माखिज़ कहलाते हैं। नज़रिए की तश्कील में दर्ज झैल चीज़ें अपना अहम किरदार अदा करती हैं। मज़हब, अखलाकी इक़्तिदार, सकाफ़त, तहज़ीब, तारीख़, माशरती रवायात, इन चीज़ों को देखकर किसी भी कोई भी कौम है उसका नज़रिया या कोई भी नज़रिया इन चीज़ों को देखकर बनाए जाते हैं। नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत, नज़रिए की ज़रूरत और अहमियत कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करता है। मुल्की आइन और दीगर कवानीन बनाने में रहनुमाई फराहम करता है। कौमों की सकाफ़त, तहज़ीब, माशरती और मजहबी इक़्तिदार की हिफाजत करता है। नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और इनके हल करने की अहलियत पैदा करता है। कौमी शनाख्त और किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। कौमों को बमकसद ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। नज़रिया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करता है। अगर अब ये यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने पीछे लेक्चर देखे हुए हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, हर इसका पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे हुए फिर मैं कह रहा हूँ जाएँ आप वीडियोज़ देखें, आप इन चीज़ों को क्लियर करें तो ये मुश्किल से मुफस्सल जवाब कुछ भी नहीं है, ये आप आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल है कि नज़रिया पाकिस्तान के असास और इज़ाई तरकीबी पर नोट लिखिए। नज़रिया पाकिस्तान के असास और इज़ाई तरकीबी, जिन चीज़ों को देखकर नज़रिया पाकिस्तान जो है वो बनाया गया था और जो चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान में शामिल हैं। नज़रिया पाकिस्तान के असास और इज़ाई तरकीबी, इसमें पहला है जी दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। उसके बाद है जी दूसरा पॉइंट है जी इस्लामी निज़ाम हयात, इस्लाम में हकमियत आला का तसव्वुर, माशरती मसावात व इंसाफ, इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत और अक़लियतों के मसावी हकूक़। चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान के असास और इज़ाई तरकीब, यानी जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है नज़रिया बनाया गया, जो चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बनी और जो है जो चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान में शामिल है, जो अज्जा नज़रिया पाकिस्तान में शामिल है वो नज़रिया उसको कहते हैं अज्जाए तरकीबी। नज़रिया पाकिस्तान के असास और अज्जाए तरकीबी। जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का महवर दीन इस्लाम था। दीन के साथ उनकी मोहब्बत और वैसी मुसलमान मजहबी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या बना? दीन इस्लाम। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं पॉइंट्स को जो है वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने इसकी और तफसील देखनी है तो आप इस वीडियो पर चले जाएँ। उसका टॉपिक ही है कि नज़रिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी, दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। नज़रिया पाकिस्तान की जो बुनियाद बनी वो था दीन इस्लाम। नज़रिया पाकिस्तान कलमा तौहीद की बुनियाद पर बनाई गई। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या बनी? सबसे पहली बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान की कलमा तौहीद बनी कि मुसलमान अलग और हिंदू अलग। किसकी बुनियाद पर? सिर्फ कलमा तौहीद की बुनियाद पर। इस्लामी निज़ाम है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था जहाँ पर मुसलमान अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर वो अपने जो उनके माशरे का निज़ाम है वो उसकी बुनियाद इस्लाम पर हो। उसके बाद इस्लामी हकमियत आला का तसव्वुर, यानी इस्लामी माशरे में जो सुप्रीम पावर है, जो सबसे आला ज़ात है वो अल्लाह तबारक तआला की है और जो है अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वो इस्लामी माशरे में जो है वो हकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और इस दुनिया में मुसलमान अल्लाह ताला के नायब, इसकी हैसियत अल्लाह ताला के नायब और खलीफा की सी है। तो ऐसी रियासत बनाई जाएगी जहाँ पर जो है हुक्म किसके माने जाएंगे? अल्लाह ताला के। जो हुक्म अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पहुँचाए हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म माने जाएंगे। अल्लाह ताला की हकमियत को बरकरार रखा जाएगा। माशरती इंसाफ और मसावात, एक ऐसा माशरा बनाया जाएगा जहाँ पर हर किसी के साथ इंसाफ किया जाएगा, जहाँ पर जो है मसावात होगा। कोई कौम ज़ात बरादरी की बुनियाद पर लोग जो है एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। वहाँ पर जो है मुसलमानों को मसावात दिया जाएगा, अदल दिया जाएगा और जो इसमें मसावात है कौम कबीले की बुनियाद पर वो भी ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद इस्लामी निज़ाम में इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद का मकसद ये भी था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जो इस्लाम के जमहूरी उसूलों के मुताबिक कायम हो। यानी जिस तरह जमहूरियत इस्लाम कह रहा है जैसी जमहूरियत का, वैसी जमहूरियत इस्लाम में नज़रिया पाकिस्तान का मकसद था कि इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत के जैसी
इस्लाम बता रहे हैं, जैसी इस्लामी जमहूरियत थी या जैसी जो है हमारे खलीफा बने उनकी जो जिस तरीके से बने वैसी जमहूरी असूल जो है वो उनका क्या होगा पाकिस्तान में। और लास्ट इसका पॉइंट है कि अक़लियतों के मसावी हकूक़, एक ऐसी रियासत कायम की जाएगा जहाँ पर अक़लियतों के भी हकूक़ का पूरा तहफ़्फ़ुज़ रखा जाएगा। यहाँ पर जिस तरह एक मुसलमान शहरी को हकूक़ दिए जाएंगे वैसे ही अक़लियतों को भी हकूक़ दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, नज़िया पाकिस्तान के इर्तिका पर रोशनी डालें। नज़िया पाकिस्तान का इर्तिका, नज़िया पाकिस्तान का इर्तिका यानी जो चीज़ें जिन चीज़ों के कोई ऐसे हालात वाक़यात हुए जिन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों के जो नज़िया माइंड में नज़िया पाकिस्तान ने जन्म लिया। कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए जिन्होंने नज़िया पाकिस्तान या दो कौमी नज़िया को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा दिया और वो दो कौमी नज़िया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। ये वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि नज़िया पाकिस्तान का इर्तिका, और बहुत ही जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया और ये चीज़ें मैंने वहाँ पे भी नोट्स ये पॉइंट्स वहाँ पर भी यूज़ किए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा बताने के लिए एक्सप्लेन करूँ कि वो जो चीज़ें आपके दिमाग में दोबारा रिमाइंड हो जाए। कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए थे जिन्होंने नज़िया पाकिस्तान दो कौमी नज़िया को नज़िया पाकिस्तान में चेंज कर दिया था। दो कौमी नज़िया क्या था मुसलमानों का? सबसे पहले हम दो कौमी नज़िया पर जाने। दो कौमी नज़िया है क्या? तो दो कौमी नज़िया ये था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौम हैं, इनकी अपने रस्म व रवाज हैं, इनकी अपनी ज़ुबानें हैं, इनके अपने मज़हब हैं और ये इनके अलग समाजी निज़ाम है। इस वजह से वो एक वतन में, एक रियासत में, एक जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। नज़िया पाकिस्तान दो कौमी नज़िया पर जाने से पहले सबसे पहले हम मुसलमानों के दौर पर नजर डालते हैं। मुसलमानों के दौर जो है वो 1857 से 15 मुसलमानों के दौर का आगाज़ 1826 से हुआ और 1857 तक जारी रहा। इस दौर में मुसलमानों का ये दौर हुकूमत था जहाँ मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तिजारत की घर से आई, फिर उसने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों के आखिरी जो हुक्मरान थे बहादुर शाह जफर, इनको कैद करके रंगून भेज दिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हिंदुस्तान में काबिज हो गई। फिर 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई। उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुसलमान ये जंग और हिंदुओं ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। तो ये जंग में इनको शिकस्त हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जीत के, और इन्होंने दोबारा हिंदुस्तान पर पूरा होल्ड कर लिया, हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके बाद कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए जिन्होंने मुसलमानों को ये सोचे पर ये मुसलमानों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि मुसलमान और हिंदू ये अलग हैं, ये एक जगह पर रह ही नहीं सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ थी उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ। ये था कि उस वक्त हिंदुस्तान में कौमी बोली जाने वाली जो ज़ुबान थी वो क्या थी? हिंदी, वो उर्दू थी। उर्दू उस वक्त हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान थी और हिंदुओं ने यह मुतालबा किया था कि उर्दू को हिंदुस्तान से ख़त्म किया जाए और हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो हिंदी को बना दिया जाए। हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, ये था उर्दू हिंदी तनाज़ा। और फिर इसमें सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था? जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बता दिया कि मुसलमान और हिंदू एक जगह पर नहीं रह सकते, मुसलमानों और हिंदुओं को एक जगह पर गुजारा बहुत मुश्किल है। और दो कौमी नज़िया की बुनियाद के दो कौमी नज़िया देने वाले कौन थे? वो यही थे, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़िया पेश किया था, दो कौमी नज़िया का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद कांग्रेस का क़याम 1885 में कांग्रेस का क़याम अमल में आया। इसकी बुनियाद एक अंग्रेज़ रहनुमा A.O. ह्यूम ने रखी। इसका मकसद क्या था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन बाद में जो है जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी वो सिर्फ हिंदुओं के मफादात की बात करती थी और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती थी। ये दूसरा पॉइंट था जिन्होंने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि नहीं, ये हिंदुओं की जो कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है, हमारे बारे में ये कुछ नहीं कह रही और मुसलमानों के ये हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं के बारे में बात कर रही है। ये दूसरा पॉइंट था। यहाँ पर ये चीज़ भी आ गई कि हिंदू सिर्फ अपने हिंदुओं को प्रायोरिटी देते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करें। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। 1906 में मुस्लिम लीग इसलिए बनाई गई थी कि जो है वो ऐसी जमात हो जो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। उसके बाद तक़सीम बंगाल का फैसला, ये भी एक ऐसा पॉइंट था जिसने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो है वो तफरीक डाल दी थी, उनके दरमियान फूट डाल दी थी। वो क्या था? 1905 में तक़सीम बंगाल का फैसला था। बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा था। बंगाल हिंदुस्तान का उस वक्त एक बहुत बड़ा सूबा था जिसको इंतजामी बिना पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक मगरबी बंगाल, एक मशरकी बंगाल। मशरकी बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमानों की अक्सरियत थी और ये एक खुशहाल सूबा था उस वक्त। लेकिन बाद में जब इसकी तकसीम के बाद हिंदुओं ने ये मुतालबा किया कि नहीं, ये तकसीम गलत है, इसको वापस लिया जाए। वो इस वजह से था कि यहाँ पर मुसलमान मौजूद नहीं है और मुसलमान एक जगह हो गए, अब ये काम करेंगे और ये तरीके तरक्की करेंगे, हिंदू पीछे रह जाएंगे। तो इन्होंने इसके खिलाफ स्ट्राइक की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कि ये आपका फैसला गलत है। फिर 1911 में ये फैसला वापस ले लिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जिन पॉइंट्स ने जिस चीज़ ने फूट डाली थी। और फिर इसी मौका पर क्या जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था कि आज से हमारे और आपके रास्ते जुदा हैं। फिर 1937 के इंतखाबात हुए। 1937 के इंतखाबात वोटिंग हुई उस वक्त हिंदुस्तान में सूबाई सतह पर, और इस वोटिंग में जो है वो हिंदुओं को जीत हो गई और हिंदुओं ने अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम कर ली। हुकूमत कायम करने के बाद इन्होंने मुसलमान पर मुजालिम किए, जुल्म किए, इनके साथ इंसाफियाँ की, जहाँ पर यह बात वाज़ेह होगी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते और दो कौमी नज़िया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर वही बात, अगर आपने लेक्चर लिया हुआ है ये दो कौमी नज़िए का इर्तिका पे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रिमाइंड हो गए होंगे। अगर नहीं किए हुए तो फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो इस वजह से मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि आप उन लेक्चर्स को लेंगे तो तब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन पेपर की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे हालात वाक़यात पीछे की चीज़ें मिलाकर फिर नज़िया पाकिस्तान कैसे दो कौमी नज़िया पाकिस्तान में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में तब आएंगी जब आपने वो लेक्चर दिया होगा।
अच्छा जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने अपने फरमूदात में नज़रिया पाकिस्तान की तशरीह किन अल्फाज में की। तो इन अल्फाज की अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्तलिफ मकामात पर नज़रिया पाकिस्तान और डोक्योमेंट्री को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ फोरम पर जहाँ पर उन्होंने तकरीर करके ये बताया था कि दो कौमी नज़रिया ये है और इसलिए हम अपना अलग वतन मांग रहे हैं। तो फिर से मैं ये इसका आप अगर आंसर देखना चाहें तो पेज नंबर 10, 11 पर इसका आंसर मौजूद है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। इस पर अगर आपने देखना है तो ये लेक्चर भी पढ़ा हुआ है जिसका टॉपिक ही है कि नज़रिया पाकिस्तान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात की रोशनी में। तो एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। तो इस एक्सरसाइज में भी बार बार यही कह रहा था कि आप जो है जब तक पिछली चीज़ें नहीं देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते ये काम। एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। तो और एक दफ़ा फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले चीज़ें पीछे चैप्टर को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, अच्छी तरीके से चैप्टर को करिए, फिर आप एक्सरसाइज पे आइए तो आपको चीज़ें आसानी हो जाएंगी, आपके लिए कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपने बात करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे मैसेज कीजिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 क़याम पाकिस्तान के बारे में। उस पर भी बहुत जल्द मेरे वीडियोस लेक्चर जो है मेरे चैनल पे आ जाएंगे। अभी भी आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, कोई भी बात आपको कहनी हो तो आप मेरे आइए कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपको आपके जो भी जवाब है वो आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।